हेलो स्टूडेंट, टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं अमित पांडे आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक और नया लेक्चर लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। स्टूडेंट, इससे पहले जरा से 2 मिनट के लिए मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि इससे पहले हमने कॉची इंटीग्रल थ्योरम पढ़ी थी, जिसको हमने कॉची गॉडसेट थ्योरम से पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि किसी क्लोज्ड कर्व के अंदर फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। ठीक, और साथ ही उसका एक्सटेंशन भी पढ़ा था कि अगर कोई क्लोज्ड कर्व है, फंक्शन उसके अंदर एनालिटिक है और साथ में उस क्लोज्ड कर्व के अंदर एक और अगर कोई क्लोज्ड कर्व है तो दोनों के लिए इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम होगी। ये 2 चीज हम पढ़ा चुके हैं। आप आई बटन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का आई बटन है, ऊपर स्क्रीन में आ रहा होगा आपके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम। तो देखिए, थ्योरम का नाम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला हमारे को निकालना है या ड्राइव करना है, तो ज्यादातर इसका प्रूफ आ जाता है काफी बार। सिंपल है, देखिए पढ़ते हैं। स्टेटमेंट आपकी दिख रहा होगा स्क्रीन में। स्टेटमेंट है इफ एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सी, मतलब फंक्शन एनालिटिक है, मीन्स फंक्शन डिफाइन है और डिफरेंशिएबल है। विद इन एंड ऑन मतलब कर्व के अंदर भी और कर्व के बाउंड्री पॉइंट पे भी फंक्शन एनालिटिक है। एंड इफ a इज एनी पॉइंट विद इन c, मतलब a कोई ऐसे ही आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कहां पर, c पे, देन एफ ए, तब जो उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2πi इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, देखिए कभी भी आपसे कोई पूछे कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ेगा कि अगर फंक्शन एनालिटिक है किसी कर्व के अंदर और ए कोई उसके अंदर कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, देन एफ ए इज इक्वल टू 1/2πi इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। इस तरीके से आपको पूरा उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन सी, देखिए हमें बताया है कि फंक्शन एनालिटिक है सी पे, तो हम एक सी कर्व बना ले रहे हैं। देखिए सी एक कर्व बनाया, फंक्शन यहाँ पर एनालिटिक है। ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑन सी, ए इसके अंदर कोई इंटीरियर पॉइंट है, किसके, सी के अंदर। ठीक, अब हम अपनी तरफ से क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो जो क्वेश्चन पे मेंशन थी वही हमने यहाँ पर ड्रॉ करी है। ड्रॉ अ सर्कल C1, हमने A के चारों तरफ एक सर्कल C1 ड्रॉ करा विद सेंटर A को सेंटर लेकर। और आपको ये भी पता है कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए रेडियस की नीड पड़ती है, तो मैंने R इसका रेडियस सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सर्कल की इक्वेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होती है, Z माइनस A मॉड में इज इक्वल टू R, ये द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो z माइनस ए मॉड अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस ए इज इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। ठीक, अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर ले रहे हैं, क्या होगा, डी जेड इज इक्वल टू ए का 0 हो जाएगा, डी जेड इज इक्वल टू आर भी बाहर आ गया, कांस्टेंट था, ई की पावर आइटा थीटा का ई की पावर आइटा थीटा, और फिर अगेन आइटा थीटा का होगा तो आइटा बाहर आ गया कांस्टेंट और थीटा का डी थीटा। तो देखिए ये सारी चीजें हमें यूज होने वाली है आगे थ्योरम पे। तो हम आगे चल रहे हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं, क्योंकि वहां पर हम z माइनस ए की भी वैल्यू रखने वाले हैं और dz की वैल्यू भी रखने वाले हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन पे इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन क्या दिया है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। तो इसी फंक्शन को लेकर हम चलेंगे। तो देखिए क्या है, नाउ द फंक्शन, आपको अब स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नाउ द फंक्शन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज ऑल्सो एनालिटिक इन कनेक्टेड रीजन। तो हमने बोला था जो फंक्शन है वो इस सी के अंदर एनालिटिक है, तो फंक्शन क्या था, एफ जेड, तो एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इज ऑल्सो एनालिटिक इन द कनेक्टेड रीजन। दिस कनेक्टेड रीजन के अंदर ये वाला फंक्शन भी एनालिटिक होगा। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन पे यही लेके आना है। ठीक, सो बाय कॉची थ्योरम, हम कॉची थ्योरम, देखिए ये कहां से आया, आई बटन में देखिए ऊपर की तरफ को आ रहा होगा, कॉची गॉडसेट थ्योरम या कॉची इंटीग्रल थ्योरम। ठीक है ना, थ्योरम से आया ये। हमने वहां पढ़ा था कि एक्सटेंशन जब पढ़ा था उसका, तो वी हैव, क्या बोल सकते हैं,
इंटीग्रेशन अलोंग सी और इंटीग्रेशन अलोंग C1, मतलब कोई कर्व और उसके अंदर क्लोज्ड कर्व दोनों के अलोंग इंटीग्रेशन फंक्शन का क्या होता है, सेम होता है। कहाँ पढ़ा था आप देख सकते हैं, एक्सटेंशन थ्योरम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ाई थी वहां से लिख रहे हैं कि C के अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसके अंदर अगर क्लोज्ड कर्व जो है C1 जिसे हमने बोला है उसके अलोंग फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने इसमें कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट की है, दोनों साइड बोथ साइड सब्ट्रैक्ट की है। क्या किया है, इंटीग्रेशन C1 FA अपॉन Z माइनस A dz, दोनों तरफ सेम डिजिट मैंने क्या करी है, सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये तो दोनों ऐसे रहेगा, FA यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि Z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा, ये बाहर आ जाएगा। देखिए ये एज इट इज मैंने लिख दिया। ये C, या ध्यान देने वाली बात है, ये C1 के अलोंग इंटीग्रेशन है, ये C के अलोंग इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से क्या हो गया, Z के रिस्पेक्ट में हो रहा तो FA तो बाहर आ गया, क्या बच गया यहाँ पर, dz अपॉन Z माइनस A इजिकल टू, इस तरफ देखिए ये भी C1 के अलोंग, ये भी C1 के अलोंग, तो ये एक ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये FZ माइनस FA dz अपॉन Z माइनस A। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख रहे हैं क्योंकि कुछ वैल्यू हमें नीड है यहाँ पर, वो लेकर आ रहे हैं हम साथ साथ। तो देखिए इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है, आगे काम आने वाली है ये भी। अब देखिए अलोंग इंटीग्रेशन C1 1 अपॉन Z माइनस A dz, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपको पता है C1 क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल में अगर हम थीटा की लिमिट देखें, देखिए मैं चेंज कर रहा हूं Z माइनस A, इक्वेशन नंबर 1 से मैं Z माइनस A की वैल्यू लिख रहा हूं। आपको पता है क्या आई थी इक्वेशन नंबर 1 से Z माइनस A की वैल्यू, जब मॉड हटाया था R e की पावर आइटा थीटा, और dz की वैल्यू क्या आई थी, R e की पावर आइटा थीटा इंटू आइटा डी थीटा। कहां से लिया ये, इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, और लिमिट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किस टर्म में चल रहा है इंटीग्रेशन, थीटा, और आपको पता है C1 एक सर्कल था, और सर्कल में थीटा किस रेंज से चलता है, सर्कल में थीटा 0 से लेकर पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना होता है, कितना 360, तो 0 से कहां तक, 2 पाई तक। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, R से R कटने वाला है, e की पावर आइटा थीटा से e की पावर आइटा थीटा करने वाला है, क्या बच जाता है, इंटीग्रेशन I बाहर आ जाएगा, 0 to 2 पाई d थीटा। अब d थीटा का करेंगे, यहाँ कुछ तो है नहीं तो थीटा हो जाएगा, I बाहर है, लोअर लिमिट अपर लिमिट हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे थीटा पे, तो क्या होगा 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई I। तो ये किसकी वैल्यू आई, इंटीग्रेशन C1 1 अपॉन Z माइनस A dz, और कहाँ रखने वाले हैं उसको हम, इस जगह रखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है नी, इस जगह रखने वाले हैं। तो देखिए पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 में इस जगह जहां मैंने ये मार्क करा है, यहां पर मैं किसकी जगह, इंटीग्रेशन 1 अपॉन Z माइनस A dz की जगह 2 पाई I वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या बनने वाली है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन C FZ अपॉन Z माइनस A dz वैसी रहेगा, माइनस FA जो बाहर आ गया था वो वैसी, और वैल्यू रख दी है क्या, 2 पाई I इजिकल टू, दूसरी तरफ हमने कुछ चेंजेस नहीं किया है, यहाँ वैसे का वैसे ही है। ठीक है, कुछ नहीं किया है, वैल्यू निकाली और पुट कर दिया। ठीक, कर रहे होंगे आप मेरे साथ साथ ही कॉपी पे लिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए कॉपी में लिखते जाइए, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, थोड़ी बहुत चीजें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए टेकिंग मॉड बोथ साइड, मॉडुलस ले रहे हैं बोथ साइड, तो इस तरफ भी मॉडुलस, इस तरफ भी मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा, पूरा मॉड में आ जाएगा फंक्शन। तो क्या आएगा, देखिए मॉड ऑफ फंक्शन कैसा है, पूरा का पूरा मॉड में, इजिकल टू दूसरी साइड में मॉड में आ जाएगा। अब आपको पता हो, मैंने बताया था मॉड जब भी सेपरेट होता है तो इनइक्वालिटी अपनी एग्जिस्टेंस रखती है। तो देखिए यहां मैं सेपरेट मॉड ले रहा हूं, तो देखिए FZ माइनस FA का मॉड अलग से, मॉड Z माइनस A का भी अलग से मॉड, और DZ का भी मॉड। तो इनइक्वालिटी कैसे आ जाएगी, देख रहे हैं आप, इस तरीके से आएगी अलोंग C1। अब यहाँ वैल्यू रख देंगे एक एक करके, इसकी वैल्यू भी पता है हमें, और बाकी जिसकी वैल्यू पता है वो लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे, लेस देन इक्वल टू, ये आ गया FZ माइनस FA का मॉड अपॉन Z माइनस A का मॉड DZ। वैल्यू रख रहे हैं फ्रॉम 1 से, फिर दोबारा से मॉड ऑफ Z माइनस A की वैल्यू, देखिए सर्कल था, इसकी जगह क्या आ जाएगा, R, तो 1 अपॉन में है तो 1 अपॉन R, साइन वैसा ही, इंटीग्रेशन अलोंग C1 मॉड ऑफ FZ माइनस FA और मॉड DZ।
ठीक, यहां तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बचा है इसी क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ने वाली है आपका बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर, जहां आपने कंटिन्यूटी पढ़ी थी, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। सिंस फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक एट पॉइंट ए, तो फंक्शन एनालिटिक है पॉइंट ए में, भाई फंक्शन पूरी जगह कर्व के पूरे अंदर एनालिटिक है, तो उस बेचारे पॉइंट में भी एनालिटिक होगा। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू ए। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर ऑल ऑफ साइलेंट ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ जेड माइनस एफ ए, मतलब पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन का जो डिफरेंस आएगा वो लेस देन किसके आता है? अपसाइलन के। व्हेनेवर जेड माइनस ए का मॉड लेस देन होना चाहिए डेल से। तो ये हमारी डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, ठीक। तो क्या होगा इससे, देखिए अगर मैं एफ जेड माइनस एफ ए के मॉड की जगह लेस देन अपसाइलन की कंपैरिजन रख दूं वैल्यू, तो क्या होगा? देखिए हमारी ये बन जाएगी मॉड पूरा जो हमारा राइट हैंड साइड में था लेस देन। अब देखिए यहाँ पर इससे पहले जो साइन था आप देखेंगे इक्वल था, पर हम इससे और बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, अपसाइलन इज ग्रेटर देन, ठीक। तो इससे और बड़ी वैल्यू रखेंगे तो अब इक्वल का साइन हट जाएगा, ठीक है। देखिए साइन अपनी मर्जी से नहीं हटा रहे हैं हम यहाँ पर, तो इसकी जगह आ जाएगा अपसाइलन अपॉन आर पहले से था, इसकी जगह आ गया अपसाइलन अपॉन आर पहले से था, और इंटीग्रेशन C1 ये आ जाएगा। तो क्या आएगा देखिए, आप देख रहे होंगे अपसाइलन अपॉन 2r इंटीग्रेशन C1 मॉड टीचर। अब आपको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा, हमने मॉड जेड का इंटीग्रेशन करा था, तो वो क्या आता है? लेंथ ऑफ कर्व C1। C1 क्यों लिखा? क्योंकि C1 के अलोंग इंटीग्रेशन है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग C1 मॉड ऑफ dz इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कर्व C1, और कर्व क्या है हमारा? सर्कल, और सर्कल की लेंथ क्या होगी उसकी? भाई सरकमफ्रेंस, और वो क्या है? 2 पाई आर। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह, भाई 2 पाई आर क्या होने वाला है? ग्रेटर देन अपसाइलन बाई आर इंटू 2 पाई आर। देखिए इस आर से ये आर कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ जाने वाली है ग्रेटर देन अपसाइलन इंटू 2 पाई। दोनों एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो अब यहाँ से हमें पता है अपसाइलन इज वेरी स्मॉल वैल्यू, मतलब वेरी वेरी स्मॉल, आर्बिट्रेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बहुत छोटी वैल्यू। तो हमने बोला टेकिंग अपसाइलन टेंड्स टू 0, मैंने बहुत ही करीब लिया है अपसाइलन को, बहुत ही छोटा। तो बहुत ही छोटा का मतलब है क्या है कि जो हमारा राइट हैंड साइड में है क्या, इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ए इंटू 2 पाई आई, जो राइट हैंड साइड में है मॉड में, वो कहाँ टेंस करेगा? 0। क्यों करेगा? क्योंकि अपसाइलन टेंस कर रहा है 0। टेंस का मतलब समझेंगे आप, टेंस का मतलब है घटते हुए जा रहा है। कहां पर? या उस मान हम इतना छोटा छोटा लेके जा रहे हैं कि लगभग 0 के बहुत ही ज्यादा करीब आ गया है। तो इस पूरे की राइट हैंड साइड की वैल्यू भी जैसे जैसे मैं इसको ये वैल्यू क्या है, अब आप पहले इसे समझेंगे। राइट हैंड साइड में ये मॉड वैल्यू थी, यहाँ पर जो भी था ये पूरा फंक्शन, ये छोटा है इससे। अब मैं बोलूं ये वैल्यू बहुत ही 0 के करीब आ गई, तो उससे कम वैल्यू भी तो डिस्टेंस है, पॉजिटिव ही रहेगी, तो ये भी तो वैसे वैसे करीब आएगी। तो वैसे ही ये भी 0 की तरफ को टेंस होगा। 0 की तरफ टेंस होगा का मतलब है लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा? मॉड इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड माइनस एफ ए इंटू 2 पाई आई मॉड इज इक्वल टू 0, क्योंकि लगभग 0 के बराबर होगा। मॉड हटा दे रहे हैं, पूरी वैल्यू वैसी आ गई, इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड, माइनस वाला था ये उस तरफ चले जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एफ ए 2 पाई आई, ठीक। तो इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूँ, इसको इधर लिख सकते हैं। क्या होगा? एफ ए बिल्कुल सेम चीज है, एफ ए 2 पाई आई, और इसको इधर लिख लिया है हमने। प्रोडक्ट में है, अपॉन में चला जाएगा, एफ ए इजिकल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। और ये क्या आ गया? ये हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला आ गया। तो आप समझे होंगे ये क्या है फॉर्मूला, कि अगर कोई कर्व सी है, ठीक, और C के अंदर कोई एक ऐसा कोई भी आर्बिट्री पॉइंट A है, तो A पे जो फंक्शन की वैल्यू होने वाली है, जो फंक्शन एनालिटिक है, उस A पर फंक्शन की जो वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है क्या? एफ ए, जो फंक्शन की वैल्यू होगी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड।
यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते हैं कि अगर कोई थ्योरम अच्छी है तो वो करेंगे, नहीं तो इसके क्वेश्चन कराएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि कोई कर्व है, उसके अंदर कोई पॉइंट है, वहां पर फंक्शन की वैल्यू पूछ रहा है, तो हमारे को याद आएगा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा कैसे इसका डेरिवेशन है, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिहाफ में हम बहुत सारे अब आने वाले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसी तरीके से जो नेक्स्ट थ्योरम है जैसे गॉस की कोई एक थ्योरम है वो करने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट थ्योरम में हमें इसकी नीड पड़ने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।